अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की जो निगरां काबीना है उसको लेकर आज दिन भर मुशावरत होती रही है। अब तक जो ज़राए से नाम सामने आ रहे हैं उसमें शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़जाना होंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गौहर एजाज साहब सनत व तिजारत, ताबिश गौर साहब एनर्जी और कुछ दीगर नाम भी सामने आ रहे हैं। बाज़ाब्ता निगरां काबीना के मेंबरान कौन होंगे, अभी तक इसका एलामिया जारी नहीं हुआ है। बहरहाल निगरां जो हुकूमत है उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम बेरोज़गारी से दो चार हैं, पाकिस्तान के अंदर और भी दीगर बहुत से मसाइल हैं। ये काबीना कितने अरसे के लिए होगी और अगले इलेक्शन कब होंगे, ये वो सवाल है जिस पर पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं। और नज़रें इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत कोई भी हो उससे अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का मदावा चाहते हैं। लेकिन गुज़श्ता शब ये हुआ कि निगरां हुकूमत के आते ही जो पेट्रोल है उसकी कीमत 290 रुपये फ़ी लीटर हो गई, डीज़ल की कीमत 293 रुपये फ़ी लीटर हो गई, जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें इजाफ़ा हो गया। महंगाई की जो लहर है उसमें शिद्दत आ सकती है। लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। अब निगरां हुकूमत पे कोई सियासी बोझ तो नहीं है, उन्होंने अवाम के पास तो नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अवाम की जो तशवीश है उसको कैसे दूर करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ डॉलर की हम बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। तकरीबन जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और डॉलर, ये पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 300 का हिस्सा चूमता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसको कैसे काबू किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक ये ख़बर आ रही है कि वो सितंबर के वस्त में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। इसके साथ साथ वो फिर बरास्ता GT रोड लाहौर आएंगे और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी हिफाजती ज़मानत भी ली जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को यहाँ ये भी याद रखना होगा कि उनका इस्तकबाल महंगाई भी करेगी, गुर्बत भी करेगी, बेरोज़गारी भी करेगी। इन चैलेंजेस से वो कैसे नबर्द आज़मा होंगे, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी इरशाद साहब। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाएं कि ये तो सारा मलबा आप पहले वाली हुकूमत पर डालते रहे, अब नई हुकूमत जो है शायद वो आप पर डालना चाहेगी कि जी ये जो कुछ हम कर गए उसका नतीजा ही है। आप ये फरमाएं कि इस वक्त मार्केट में, यानी बैन अवी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जिसकी वजह से इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सके। एक बात। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल के 2 कार्गो हमें रूस से आए थे और जिस पे हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि 30-35% रियायत मिली है, उसका तो कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ। ये इसमें 2 अहम बातें हैं इरशाद साहब, आपने, मैं शुक्रगुजार हूं इनको रेज किया। एक तो इशू यही है कि एक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक, और शफाफ फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारे जो मीडिया के इदारे हैं वो पहले ही बता देते हैं कि जी कितनी जो इंक्रीज है या कमी मुतवक्को है। तो उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई पर्दा नहीं है कि जी कीमत कितनी बढ़ी और कैसे बढ़ी। उसके मुताबिक जो एक 15 दिनों की एवरेज ली जाती है और उसके मुताबिक कीमत का उतार चढ़ाव होता है। दूसरा जो रूस का तेल है, जिसमें बिलाशुबा हम कह सकते हैं अल्लाह ताला के करम से बहुत अच्छा डिस्काउंट पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हासिल किया। लेकिन पाकिस्तान की जो तमाम तेल की इंडस्ट्री है और रिफाइनरीज हैं, वो सब के सब जो मशरिक वस्ता का तेल है उसके ऊपर डिजाइन हुए हैं। तो उसमें जो रूस के तेल को पाकिस्तान के अवाम तक उसका फायदा पहुंचाने में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, क्योंकि उसमें जो मिकदार है फर्नेस ऑयल की वो ज्यादा है, पाकिस्तान में इतनी खपत नहीं है। तो वो जो कीमत की कमी का हमें ये एक अंदाजा या तखमीना लगाया गया था कि उसको पास ऑन किया जा सकता है, वो अभी टेक्निकल तौर पे मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले महीनों में और सालों में अगर रेगुलरली जो रूस का तेल आता है तो फिर उसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसकी रिफाइनिंग में, क्योंकि हम ये बात आपके नाजरीन को बताना जरूरी है
कि हम रूस से खाम तेल खरीद रहे हैं, यानी अभी उसमें से पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजें उसमें से लदा नहीं हुई, तो हम खाम तेल खरीद के उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये एक मुस्तकिल, जैसे कि उम्मीद है, सिलसिला बनता है, तो ये टेक्निकल इशू भी हल होगा। और जो हमारे आपको मालूम है कि नई रिफाइनरी बनाने के भी तमाम कवानीन और रेगुलेशन जो हैं हम बना चुके हैं, और ये भी तवक्को है कि आने वाले महीनों में जो सऊदी अरब ने हमसे वादा किया है कि वो जदीद तरीन एक रिफाइनरी 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी से पाकिस्तान में लगाएंगे। तो जब वो जदीद मशीनरी और रिफाइनरी आएगी तो उससे भी हमें ये रूस का तेल रिफाइन करने में मदद मिलेगी। अच्छा खुर्रम साहब, आपने, आपकी हुकूमत ने दावा किया जब खास तौर पर IMF से पैकेज मिल गया कि जी अब हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है इकोनॉमी को, और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, आवाम को मुस्बत असरात मिलेंगे, हमने जो कुछ किया है, दोस्तों ने जितनी मदद की है। लेकिन जो ही आपकी हुकूमत ख़त्म होती है, डार साहब, मुझे याद है डार साहब ने कहा था कि 244 पे डॉलर आ जाएगा, यही उसकी बनती है वैल्यू। लेकिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया और 300 को क्रॉस कर गया, फिर 300 से भी आगे चला गया, बाकी मामलात भी उसी तरह से। तो ये मईशत कितनी मुस्तहकम हुई थी कि एक दिन हुकूमत खत्म होती है और दूसरे दिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। जी शाह साहब, मैं भी आपकी तरह एक मुइशत का तालिब इल्म हूँ, और इस पर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि मंतकी तौर पे कोई वजह नहीं बनती कि मुल्क में रुपए की कीमत में मजीद गिरे, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आम तौर पे हमें तौजीहात दी जाती थी कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हैं, पाकिस्तान के रिजर्व्स तो अब कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हैं। फिर हमें कहा जाता था कि आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर लें, जो बैलेंस आपको बताता है कि कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो रिकॉर्ड कमी की है करंट अकाउंट डेफिसिट में, जिसकी वजह से जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो बैलेंस हैं। तो अब भी अगर ये इशू बना है, वो यही वजह है कि मैं अब अपनी जाती राय देने लगा हूँ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के हवाले से, कि पाकिस्तान में डॉलर के ऊपर इतना बड़ा एक सट्टा है, स्पेकुलेशन है, कि उसका असर हम अभी तक देख रहे हैं कि वो सिर्फ रिजर्व्स बढ़ने के ऊपर उस पर सट्टे पे असर नहीं पड़ा, पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट घटने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक बहुत बड़ी हंगर है कि बजाय दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करने के लोग अभी भी डॉलर ही खरीदना चाहते हैं। अदरवाइज जो मंतकी तौर पे जो हुकूमत की मैनेजमेंट का मामला है, वहां तो मामला बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब, इसमें मामला ये भी है कि FIA ने आज एक इंक्वायरी भी इनिशिएट की है। जो पहले वाला सट्टा था तकरीबन 65 अरब रुपए का, जो डॉलर की मद में खेला गया था, उससे पहले स्टेट बैंक ने भी एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी। तो ये इंक्वायरियों का नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये नतीजा खेज़ होती तो आप समझते हैं कि आज ये दिन देखना पड़ता। और दूसरा, डॉलर की स्मगलिंग से मुतालिक भी बताइएगा। पहले ये भी कहा जाता था कि अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है, तो क्या वो सिलसिला अब भी जारी है? वो तो जारी है, और इसलिए जो ज्यादा लोग इसको बारीकी से देखते हैं वो इस बात को नोट करते हैं कि हमेशा कराची में और पेशावर में जो डॉलर की कीमत होती है उनमें एक डिफरेंस होता है, बिकॉज पेशावर में या कोयटा में जहां अफगानिस्तान से लोग आकर डॉलर की खरीदारी करते हैं, वो ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो एक इशू वहां जरूर ये कहा जा सकता है कि जो वफाकी हुकूमत की एजेंसियां हैं और सूबाई हुकूमतें हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें डेफिनेटली इस मामले पर एक वफाक के साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा लीकेज नहीं रुक रहा हमसे, बीच में तो चूंकि एक सख्त रिस्ट्रिक्शन लगी थी इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो बैलेंस था वो आया, लेकिन अब IMF ने ये का जो इसरार है कि इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, तो वो दोबारा से एक समझे वो जो तमाम जिसको हमने एक बंद बांधा हुआ था वो बंद टूटा है और दोबारा से ये इशू जो है वो रेज हो गया।
अच्छा खुरम साहब, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो सियासी बेयकीनी थी वो बरकरार है? लोगों को, खासतौर पर कारोबारी तबके को ये इल्म नहीं है कि ये निगरान हुकूमत जो आई है वो कब तक चलेगी, इलेक्शन कब होंगे, नई हुकूमत कब आएगी, वो किस किस्म की होगी, कमज़ोर होगी, मजबूत होगी, मखलूत होगी, सिंगल पार्टी होगी। तो ये जो सियासी गैर यकीनी है, इसकी वजह ये तो नहीं है कि लोग जो हैं अभी भी शकूक व शुबात का शिकार हैं और धड़ाधड़ वो डॉलर खरीद कर अपना पैसा महफूज रखना करना चाहते हैं? जी, ये एक आंसर जरूर हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो बेयकीनी में जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक वसीउल बुनियाद हुकूमत थी, वो वक्त पर उसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है। हमने कोई उसमें एक्सटेंशन नहीं की, उसमें कोई पार्लियामान के जरिए हम उसको आगे लेकर जाने की, या उसमें कोई वक्त पर फैसला हुआ, वक्त पर ही पहले 3 दिन में ही निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान। तो ये जो सारी प्रेडिक्टेबल बातें थी वो हो गई, और मुझे ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा, तो उससे भी कुछ इस्तेहकाम आना चाहिए। और जो इलेक्शन का फैसला है वो तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है, लेकिन हम सब ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरी तो पहली तवक्को तो यही होती है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में ही इलेक्शन हो, लेकिन अगर उसमें कुछ ताखीर है हल्का बंदियों की वजह से, लेकिन हर सूरत जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन है उनसे पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में इंतखाबात हो जाएंगे, ताकि फिर जो नई असेंबलियां मुंतखब शुदा हैं वो अपने सेनेटर्स का इंतखाब कर सकें। जी ठीक है। अच्छा खुरम साहब, लेकिन ये फरमाएं कि जब आपने असम्बली डिसॉल्व की, आपने अपनी मुद्दत पूरी की, तो इस बात को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अब इलेक्शन जो है 60 दिन या 90 दिन में हों? वो जो काम था वो आपने इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। अगर सदर को ऐलान करना होता तो वो शायद 90 दिन में कर देते और इलेक्शन कमीशन फिर पाबंद होता। जी, इलेक्शन कमीशन तो आज भी पाबंद है, और आप देखें कि आने वाले दिनों में हम ये पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि ये जो 90 दिन की मुद्दत दर्ज है आइन के अंदर, उसका भी एहतराम किया जाए। अगरचे आइन बैक वक्त ये भी कहता है कि जो इलेक्शन है वो जो आखिरी नोटिफाइड शुदा मरदमशुमारी है उस पर होंगे, लेकिन ये तो जो हमारा जिम्मेदारी थी बतौर हुकूमत, वो ये भी थी कि हमने बजट में इलेक्शन के लिए तमाम जो वसाइल थे उनको कौमी असेंबली से मंजूर करवाया, और उनका तकरीबन 55% जो है वो हमारी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रिलीज करके हमने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है। तो लिहाजा सरमाए के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर कोई कदगन और कोई कमी नहीं है। वहाँ उनके पास तमाम जो वसाइल हैं वो अवेलेबल हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी वो तारीख का अनाउंस करेंगे तो उनको कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए इस दफा इंतखाबात को इनकाद बनाने में। और ज्यादा हमारा फोकस तो यही है, जो मैंने आपके प्रोग्राम पर पहले भी कहा है, कि 2018 के बरक्स 2000 जो भी 23 या 24 के जो इंतखाबात होंगे वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। अच्छा खुरम साहब, आपने इंतखाबात 90 दिन में आपने कहा कि यकीनी बनाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल मरदमशुमारी नोटिफाई हुई है इसको फ़िलहाल रोक के मुअत्तल करके और इलेक्शन कराने का हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं आता इस तरफ, तो क्या आप भी इस दरख्वास्त में उनकी तायद कर सकते हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुश्किल चैलेंज है जो आज की दरख्वास्त ने रख दिया, कि एक ही आइन के दो मुख्तलिफ शिकें हैं जो आइनी लिहाज से बराबर हैं। एक शिक कहती है 90 दिन में इलेक्शन, दूसरी शिक ये कहती है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके तहत इलेक्शन होंगे, और दोनों में बहुत वजन है। देखिए, जहां मरदमशुमारी की बात आती है तो सूबों के हकूक का मामला है, हमारे अपने अपने जो जिले हैं उनके अंदर सीटों की तकसीम होनी है। तो जिस बुनियाद पर अवाम ने अपनी राय का इजहार करना है वो मरदमशुमारी से डिटरमिन हो रहा है।
तो लिहाजा उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जनाब सिर्फ वो 90 दिन की तारीख है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुश्किल मामला है, लेकिन अगर हमें ये महसूस हुआ कि इंतखाबात में कोई गैर मामूली ताखीर हो रही है, यानी सेनेट के इलेक्शन से भी आगे जा रहा है मामला, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून वो कुछ फैसला करें सुप्रीम कोर्ट में जाने का। जी ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी, खुर्रम साहब कब आ रहे हैं वापस? जी हमारे पास तो जो सबसे मोतबर तारीख है वो साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में दी है। हम उसी पर खड़े हैं कि इंशाल्लाह वो सितंबर के जो आखिरी 15 दिन उनमें किसी वक्त पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। इस्लामाबाद उतरेंगे, लाहौर? जी इसका फैसला भी होना है। अपनी पार्टी की मुशावरत अभी तो चंद दिन हुए हैं, सब लोग अपने अपने हलकों में हैं, तो अभी जब अगले हफ्ते से मीटिंग शुरू होंगी तो उसमें ये फैसला हो जाएगा कि बेहतर जगह क्या है। लेकिन जो मेन चैलेंज है उनके सामने वो तो यही कि उन्होंने आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपनी अपील है उसके ऊपर उसकी पैरवी करनी है। तो लेकिन ये कि वो लाहौर आकर भी एक जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जा सकते हैं और अपनी जो अपील है उसकी पैरवी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बराह रास्त इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी अपील की पैरवी शुरू करते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट की काबीना है, इस काबीना में शरीक जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनको देखकर लगता है कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं। मईशत पे क्या असरात होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो काकड़ साहब की काबीना है, बाज़ाब्ता तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो ज़राए से नाम सामने आ रहे हैं, शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़ज़ाना, एजाज़ गौहर साहब सनत व तिजारत, ताबिश गौहर साहब तवानाई और कुछ और नाम हैं। अगर हम इन नामों को देखें तो ये अपने अपने शोबे के बड़े मरंजा मरंज लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, इंतहाई प्रोफेशनल हैं। पहले भी ऑल दो इंटरिम गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट्स ही मोस्टली हुआ करते थे। ये काबीना की तश्कील देख के आप समझते हैं, जो एक तशवीश खुर्रम दस्तगीर साहब की भी थी कि इलेक्शन की जो कंडक्ट में गैर मामूली ताख़ीर हो सकती है, तो क्या वाक़तन ऐसा है जब तक मईशत नहीं संभलती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे? देखिए अब्बास साहब, काबीना की तश्कील, काबीना में बड़े नामों का शामिल होना और इलेक्शन में ताख़ीर दो अलग अलग मामला हैं। मईशत का सुधरना, संभलना, उसके साथ इलेक्शन को मशरूत करना, इसका कोई ताल्लुक काबीना के अहम नामों से नहीं है। देखें, फारूक निगारी साहब ने जब काबीना बनाई थी, या मोइन कुरैशी साहब ने काबीना बनाई थी 93 में और 97 में, तो वो इसी तरह बड़े नाम थे। मोइन कुरैशी साहब की जो काबीना थी उसमें भी बड़े बड़े नाम शामिल थे और फारूक निगारी के, लेकिन वक्त पर इलेक्शन हो गए थे। क्योंकि बड़े नाम तो इसलिए शामिल किए जाते हैं कि एक तो कौमी सतह पर, दूसरा बैनुल-अक़वामी सतह पर यह तासुर उभरे कि ये काबीना जो है ये एक मजबूत लोगों पर मुश्तमिल है, गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल है, प्रोफेशनल मुश्तमिल है, जिनके सियासी अज़ाइम नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, इलेक्शन की साख बनाने के लिए, और जो जिस अरसे में उस हुकूमत ने काम करना है, काम को स्मूथली चलाने के लिए बड़े नाम शामिल किए जाते हैं, अहम लोग शामिल किए जाते हैं, बासलाहियत लोग शामिल किए जाते हैं। लेकिन मईशत को बेहतर बनाना और इलेक्शन को डिले करना, या इस वजह से इलेक्शन का डिले होना कि जी मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, ये एक अलग इशू है, अलग सोच है। इसका काबीना की तश्कील से या आदमी तश्कील से, हाँ, अगर ऐसे लोग शामिल कर लिए जाएं जो जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हों, जमाती वाबस्तगियाँ हों, तो उससे फिर शक गुजरता है कि हाँ, ये शायद कोई लंबा चक्कर चलाया जा रहा है।
यह रहा ये जो हमारे यहाँ एक तासुर पैदा किया गया है गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से कि जनाब पहले मईशत बेहतर होनी चाहिए और फिर देखिए इंतखाबात दुनिया में होते क्यों हैं, ये तरीका राइज क्यों हुआ है। इसकी बुनियाद ये फलसफा था कि जब तक कार हुक्मरानी में हुकूमत में अवाम की भरपूर नुमाइंदगी नहीं होगी, अवाम की पसंद नापसंद को मलहूज नहीं रखा जाएगा, जब तक अवाम जो है उसका एतमाद हासिल नहीं हुआ हुकूमत को, कार हुकूमत, कार सरकार, कार रियासत चल नहीं सकता। तो ये जो 5 साल या 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं उसके पीछे भी ये फिलॉसफी होती है कि एक हुकूमत ने 4 साल काम किया है या 5 साल काम किया है, अब अवाम को दोबारा मौका दिया जाए कि वो जज करें कि ये ठीक चले हैं या नहीं। ये ना हो कि वो काम खराब कर रहे हों और वो चलते रहें और उसके बाद मजीद काम खराब होता चला जाए। तो इसलिए नए इलेक्शन में जाया जाता है, नया मैंडेट लिया जाता है, लोगों को भी पता चल जाता है और उन लोगों पर भी एक चेक होता है, उन लोग खौफ का शिकार होते हैं या खौफ तो नहीं कहना चाहिए, उनको एक मालूम होता है कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम अवाम में जब जाएंगे तो हमें अवाम की तरफ से मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, दोबारा हम सियासत या हुकूमत नहीं कर पाएंगे। अगर आज जरूरत इस बात की है कि नए एतमाद के साथ, नए मैंडेट के साथ हुकूमत है तो उसको जल्द से जल्द आ जाना चाहिए ताकि अवाम को एहसास हो कि हमारी शिरकत से, लेकिन इरशाद साहब इसका पहलू और भी है ना इरशाद साहब, जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि जब पॉलिटिकल ज़ाहिर गवर्नमेंट आएगी मुंतखब तो वो पॉलिटिकल होगी, और जब आप सियासी हैं और आपकी इकॉनमी भी पॉलिटिकल है तो फिर सियासी जमातें शायद वो फैसले नहीं कर सकती बनिस्बत उन लोगों के जो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं हैं, जिससे ये इंटरम सेटअप है। और IMF की शराइत आपके सामने हैं, अब तो शायद ये भी खदशा है कि कुछ मज़ीद शराइत विद इन दिस प्रोग्राम आ सकती हैं जो स्टैंड बाय प्रोग्राम है। ऐसी कोई हुकूमत जो अवाम के भले में, अवाम के फ़ायदे में, अवाम की ज़रूरियात को, अवाम के मसाइल को, वसाइल को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं करती, वो कितने दिन चल पाएगी। वो माशरे में एक हिजान और इसराफ पैदा करेगी, इर्तियाश पैदा करेगी। हुकूमतें, अगर कोई हुकूमत, सियासी हुकूमत है, वो ऐसा फैसला नहीं करती जो अवाम को नापसंद हो, तो वो एक अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा होता है। सख्त फैसलों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अवाम का कचूमा निकाल दें। सख्त फैसलों का मतलब ये होता है कि अवाम के मफाद को मलहूज रखते हुए अपने वसाइल और अपने जो मसाइल हैं या ज़रूरतें हैं उनके अंदर एक तवाज़ुन पैदा करें जी। मिसाल के तौर पर अगर जो हुकूमत अपने अखराजात जो है वो कम करने के लिए तैयार नहीं है, अगर इदारों के अंदर जिस इदारे में 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 100 लोग आप भर्ती कर लेते हैं, तो ये तो आप अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादती कर रहे हैं इरशाद साहब। और अच्छा, इसलिए ये बात जो है, ये जो हुकूमत जो भी होगी, खा वो सियासी हो या गैर सियासी हो, जमहूरी हो या गैर मुंतखब हो, ये अवाम का मफाद तो दोनों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और मलूज़ खातिर रखे बगैर अगर नहीं होगा तो मामलात खराबी का शिकार होंगे। जी ठीक। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक बात करेंगे ये डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है और जो पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हैं वो क्या होंगे, क्या मज़ीद भी बढ़ेंगी या यहाँ तक सिलसिला रुक जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। वैसे तो उसूल ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कीमत फ्लैक्चुएट होती है तो यहाँ भी रद्दोबदल होता है, लेकिन आलमी मार्केट में कोई इतना ज़्यादा इजाफा तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ गई। क्या ये 300 तक सिलसिला रुक जाएगा फ़ी लीटर या बढ़ेंगी मज़ीद भी? सो फैसल साहब, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कीमतों का रद्दोबदल है
उसका जो असर है वो ज़्यादा इसलिए आता है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा होता है। और अगर पाकिस्तान के रुपये को आप देखें तो पिछले 15 दिन में, जिसमें ये तब्दीली आपको 17 और 20 रुपए की पेट्रोल और डीजल में दिखाई दी है, उसमें एक खातिर खा कमज़ोरी जो है वो आई है। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल कीमत थी वो अगर $4-5 ही बढ़ी है पर हमारा रुपया भी कमज़ोर हुआ है तो आपको इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल कीमत इस वक्त $85 की है तकरीबन WTI ब्रेंट की जब मैं देखता हूँ, और पाकिस्तान का जो रुपया है वो पिछले 2 दिन में अगर 7.5 रुपया कमज़ोर हुआ है तो आने वाले दिनों में जो इस वक्त 14 डेज नेक्स्ट हैं, जो जाकर जब 1 सितंबर को नई कीमत आपके सामने दिखाई देगी, तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है ये कंटिन्यू ही करेगा अभी भी। पाकिस्तान को आज भी अपने जो कलीदी फैसले हैं वो करने हैं, IMF के प्रोग्राम को बहुत ही मुतहर्रिक होकर चलाना है। जुलाई के जो फिगर्स हैं, आपने चूंकि रुपए की बात की तो मैं आपके सामने 2 फिगर्स रखता हूं, आप मुझसे बेहतर समझ जाएंगे कि क्यों इस वक्त रुपए की कमजोरी दिखाई दे रही है। सबसे बढ़ के एक्सपोर्ट्स 9% गिरी हैं जुलाई में, जो हमारी रेमिटेंसेस हैं वो 19% गिरी हैं जुलाई कंपेयर टू लास्ट जुलाई। अगर ये दोनों नीचे जा रही होंगी तो ये तो आपकी अर्नर्स हैं डॉलर्स की, तो आपका मतलब है कि डॉलर्स कम आ रहे हैं मुल्क में। तीसरी ये बात है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो इंटर बैंक का है वो एक तरह से पेग हुआ है इस वक्त ओपन मार्केट रेट से। हमने IMF से ये तय किया हुआ है कि अगर ओपन मार्केट बढ़ेगा और 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क आएगा तो हम अपने जो एक्सचेंज रेट है इंटर बैंक की जो मार्केट का है उसको भी तब्दील करके उसके करीब ले जाएंगे। ओपन मार्केट में इस वक्त ऑफ कोर्स प्रेशर क्यों है? इसलिए कि स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है डॉलर में इस वक्त बहुत सी इंपोर्ट हो रही है जो हमने उठाई हुई है फ्रॉम द इंटर बैंक मार्केट, और कोई भी ये इस वक्त डॉलर की सेलिंग नहीं करना चाहता बिकॉज सब ये समझते हैं कि ये प्रेशर कंटिन्यू करेगा। और आखिरी बात ये करूंगा रुपए और डॉलर की, उसके बारे में कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी जो मैंने एक्सपोर्ट के रखे हैं आपके सामने, रेमिटेंसेस के रखे हैं, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत की तरफ देखिए। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो पाकिस्तान के वीक फंडामेंटल्स हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब पे हैं, कम्प्लीटली बोरोड हैं। एक नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं, यानी कि 12 माह के पेमेंट्स निकाल कर, वो हाईली नेगेटिव हैं पाकिस्तान के। IMF प्रोग्राम पे डिपेंडेंट हैं आप, रेटिंग में आप कहीं नीचे हैं, शरह नमू जो है वो 2-2.5% से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। एक आखिरी फिगर रखता हूं, पाकिस्तान का पिछले साल का एक डेटा अभी मेरे सामने कल रात ही आया, PBS ने दिया, वो ये था कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% सुकड़ गई है। यानी कि अगर वो 100 रुपए की चीज़ें बनाती थी तो सारे कलीदी सेक्टर्स जो हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, फर्नीचर, सब सुकड़ गए हैं और अब हमने 90 रुपए की चीज़ें बनवाई। यानी कि 10% जो हमारी LSMI आउटपुट है मुल्क की वो सुकड़ गई है। फ्लड्स का अपना इम्पैक्ट चल रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ इन अ सीरियस डिस्ट्रेस। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर्स किसी प्लान के साथ आ रहे हैं, IMF को हैंडल कर पाएंगे, पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें आपके सामने रखी हैं उनको आगे लेके जाएंगे, वरना डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब दो बातें फरमाइए। नंबर 1, ये तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो इसलिए कम हो रही हैं कि हमारे यहाँ बिजली के जो रेट हैं, बाकी जो मामलात हैं उसकी वजह से ज़ाहिर बात है मार्केट में हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन रेमिटेंसेस में कमी की क्या वजह है? वो तो आदमी एतमाद है हुकूमत पर, हुक्मरानों पर या हमारे सिस्टम पर। लोग पैसा क्यों भेजना बंद हो गए बाहर से या कम कर दिया उन्होंने? इरशाद साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 को $3 अरब के करीब की रेमिटेंस आई। इस माह जो जुलाई ख़त्म हुआ है $2 अरब के करीब की रेमिटेंस आई। अब पिछले 12 माह में मेरा ये ख्याल है कि रेमिटेंस कम से कम $3-4 अरब पाकिस्तान में आई है, पर वो आई है इनफॉर्मल चैनल से। इरशाद साहब, इसकी कलीदी वजह ये है कि जब हमने अपने एक्सचेंज रेट को रोका और वो 285, 284, 283, 287 था, तो एक ओपन मार्केट में जो रुपया था वो 10, 12, 15 रुपए महंगा बिक रहा था। तो अगर डॉलर पे आपको 10, 12, 15 ज़्यादा मिल रहे हों, आप $1,000 भी बेचिए तो 12 से 14,000 रुपए ज़्यादा मिल रहे हों, तो लोगों ने तरजीह दी कि वो एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू पैसे भेजें। वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स की बजाय ये जो हवाला और हुंडी है इसको इस्तेमाल किया उन्होंने,
और उसमें एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई। वो मार्केट थी जो एक्सचेंज कंपनी से भी बाहर ऑपरेट कर रही थी। वो ऐसी मार्केट थी जिसमें आपका आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता था, आपसे आपका नो योर कस्टमर नहीं होता था और उसका रेट इससे भी ज़्यादा था। इसलिए इस मार्केट के डिफरेंस ने हमारी रेमिटेंसेस को ऑफलाइन कर दिया है, उसको मेन चैनल से उठा दिया है। ये पैसे तो पाकिस्तान आ रहे हैं पर ये पाकिस्तान अब उस शक्ल में नहीं आ रहे। और दूसरी ये बात है, ये भी याद रखिए कि अब एक घर जिसमें $1000 भेजने थे उसको अगर 2.5 लाख की बजाय 3,10,000 या 3,08,000 आज मिल रहे हों तो हो सकता है वो $950 भेज दे आपको और उसका काम उसी में हो जाए। सो ये सब वो वजूहात थी जिनकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस हर्ट हुई हैं। और पाकिस्तान में अनसर्टिनिटी की वजह से बहुत से ख़ानदान 12 लाख लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर इतने लोग पाकिस्तान से जा रहे होंगे तो ये भी कोई अच्छा ओमन पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान को कलीदी फैसले करने हैं कि पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान की जो फंडामेंटल्स हैं, PIA को रखना है, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना है, एग्रीकल्चर को ठीक करना है, मतलब ये सब काम करने बहुत मेहनत तलब काम है। मैं कोई केयर टेकर से नहीं उम्मीद रखता कि वो ये काम कर सकते हैं, बट आने वाली हुकूमत से ज़रूर उम्मीद रखता हूँ। बट केयर टेकर्स एक प्रोफेशनल टीम के साथ आ रहे होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो IMF का प्रोग्राम और पाकिस्तान के डेट को, आज ही फिगर्स देखिए, 29% डेट बढ़ गया है पिछले जून से, 30% मुल्क का कर्जा बढ़ गया है। जरा सोचिए आप किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें ये जो अभी गवर्नमेंट गुजरी है शहबाज शरीफ साहब की, इस पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है या उससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी उस पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है? सवाल शुरू कहाँ से होता है? फैसल, आई थिंक कि आज हमें ये बात तय करनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में, जो 5 साल आप काउंट कर लें और 1 से 2 दिहाइयों में, हमने ये तय किया है कि हम फंडामेंटल तब्दीली नहीं करेंगे। हम PIA को 14 अरब रुपए देंगे और उन्हें कहेंगे कि चलते रहो। हम ये नहीं मानेंगे कि PIA हम नहीं चला सकते और इसको बेचेंगे। अब आपके सामने सारी हुकूमतों ने अगर ये काम किया है तो आपको ये इस बात से मुतासर हो कि ये कहना चाहिए कि इसका मतलब है कि हम कोई भी कलीदी काम नहीं कर पाए, और चूंकि वो नहीं कर पाए, आज सब हुकूमतों को हम यही समझते हैं कि दे हैव शाइड अवे फ्रॉम टेकिंग द हार्ड कॉल्स इन द इकॉनमी। और वो हार्ड कॉल्स बिजली के सेक्टर में तो यूं ही है कि एक सर्कुलर डेट था, अब आप बता दीजिए, 100 अरब था जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, 500 अरब था पीपल्स पार्टी छोड़ के गई, 1100 अरब था जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई, 2300 अरब था जब PTI की हुकूमत छोड़ के गई, आज 2400-2500 अरब है। क्या तय किया आपने? तय ये किया कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत फंडामेंटल कॉल्स नहीं की इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को उसी तरह चलाते रहे। और इसकी वजह से सिवाय कीमत बढ़ाने से हम कोई भी कलीदी फैसला नहीं कर पाए। तो हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं कि गैस का सेक्टर का डेट जो 3-4 साल पहले सिफर था, आज 1600 से 1700 अरब पर चला गया है। मेरे लिए ये नंबर्स तशवीशनाक भी हैं और अब उस हद तक चले गए हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को आने वाले सालों में अनटेनेबल बना रहे हैं। खुदारा ये फैसला कीजिए कि कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, पाकिस्तान की रिपेयर का फंडामेंटल काम शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बलूचिस्तान में जो रकम आ रही है बाहर से, उससे कुछ तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान की FDI $1.5 अरब पे पिछले साल आ गई है, ये $2.25 अरब ही हुआ करती थी। अब उसको $7-8 अरब पे ज़रूर बिल्ड कीजिए, उससे कुछ तकवीत मिलेगी। पर पाकिस्तान के जो मसाइल हमने अभी आपके सामने रखे हैं, इन पर काम शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि एक हुकूमत आ गई है जो निगरान हुकूमत है, कहा यह जा रहा है कि ये मईशत को बेहतर करेगी और फिर इंतखाबात होंगे। क्या एक निगरान हुकूमत जिसको अवाम की ताईद और हिमायत उस तरह से हासिल नहीं है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई ऐसे फैसले बुनियादी नोयत के कर सकती है जिसकी वजह से मईशत भी बेहतर हो और अवाम के अंदर इज़्तिराब इश्तियाल भी पैदा ना हो, मुल्क के जो सियासी हमारा मंजरनामा है वो भी डिस्टर्ब ना हो? क्या इस हुकूमत की अहलियत नज़र आती है?
इरशाद साहब, पहले तो ये आपके सामने रखूंगा कि ये केयर टेकर स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द ओल्ड केयर टेकर्स। क्योंकि मैंने ओल्ड केयर टेकर्स के साथ काम किया है, तो मुझे मालूम है कि वो सवाए डे टू डे फंक्शंस आगे नहीं मूव करते। इनको एम्पावर किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो 4 एरियाज में काम कर सकते हैं, बट वर्ड एक ऐड किया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो वर्ड फैसल साहब ये है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे ही वो IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर सकते हैं, ऑन गोइंग प्राइवेटाइजेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ऑन गोइंग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स को बढ़ा सकते हैं, कतर या किसी और मुल्क में जाकर कोई एसेट इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन से बेच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, सऊदी अरेबिया की ख्वाहिश है, मिडल ईस्ट की ख्वाहिश है, चाइना की ख्वाहिश है CPEC 2 के अंडर कुछ रकम दी जाए, तो हो सकता है कि अगले कुछ माह में कुछ उधर आपको केयर टेकर्स जाकर काम करते दिखाई दें। बट ये याद रखिए कि ये टेन्योर भी ज़्यादा है, ये 3 माह से ज़्यादा टेन्योर के केयर टेकर्स हैं, सो थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। पर अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई कलीदी फैसला करके मुल्क की जो इकोनॉमिक निज़ाम है जिसकी तब्दीली ज़रूरी है वो कर पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात यह है, आपने बड़ा अच्छी बात की, आपका ख्याल है कि अगर पॉलिटिशियंस को हम ये कहते रहे हैं कि आप तैयारी करके आइए और ये काम आगे लेके चलिए, तो आप ये समझते हैं जिनको आज तक आप नहीं बता सकते कि कल केयर टेकर काबीना क्या होगी, तो वो केयर टेकर काबीना इस वक्त बैठकर ये तैयारी कर रही होगी कि IMF प्रोग्राम के 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं वो मुझे किस तरह मीट करने हैं, पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग मुझे किस तरह करनी है, मुझे पाकिस्तान का नया IMF का प्रोग्राम किस तरह लिखना है। So we should have a reasonable expectation from the caretakers if they are smart men and women who take over। तो अल्लाह करे कि वो IMF के प्रोग्राम को तकवीयत दें। 23वां प्रोग्राम है, मुझे जुलाई के नंबर्स पे बड़ी तशवीश है। 30 सितंबर के टारगेट्स मीट करना, कल सुबह से उस पे काम शुरू करना चाहिए। अल्लाह करे कि ये इसको आगे बढ़ा सकें। सही है। डॉक्टर साहब, आपने FDI का जिक्र किया, उसमें भी डिक्लाइन है, आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, उसमें भी डिक्लाइन है, आपने रेमिटेंसेस का जिक्र किया, उसमें भी डिक्लाइन है। अगर हम देखते हैं कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, बिजली आपकी महंगी है। ये सारे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जब आते हैं तो उस वक्त तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, FDI बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्टिल देयर, तो इन हालात में ये कैसे मुमकिन कैसे है? कोई फार्मूला है आपके जहन में? Faisal, you couldn't have put it better actually. Cost of doing business in Pakistan much higher, और जो रेगुलेशन का बोझ है फैसल, वो इसको और बढ़ा देता है। आपको पता है कि हम एक ओवर रेगुलेटेड सी इकोनॉमी है। आप एक चीज़ बनाने जाएं, आप देखें आपको कितने ज़्यादा चाहिए परमिशंस, लाइक परमिशन इकोनॉमी हम अभी भी चला रहे हैं ब्रिटिश राज की तरह। सो ये और बढ़ा देता है कॉस्ट को। सो इसमें जो 2 जगह हैं ना जहाँ पे आ रहा है, उसमें SIFC जो है उसको एम्पावर कर दिया गया है, जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो पुश कर रही है और उसको मैनेज भी कर रही है कि वो इन सब चीज़ों को बाईपास कर दे, अप्रूवल्स को 1 विंडो पर ले आए। पर वो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें शायद बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है। एक है मिनरल सेक्टर और एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, और कुछ इंटर गवर्नमेंटल काम होने जा रहे हैं। तो FDI की उम्मीद मुझे इसलिए बंधी है कि थोड़ा सा ये ऑफ दी मेन ट्रैक करके हार्ट की जो आर्टरीज, जो हमारी इकोनॉमी की आर्टरीज ब्लॉक हैं, उनको बाईपास करके, उनको सर्कमवेंट करके SIFC इतनी एम्पावर्ड है कि वो इसको डिस्टॉर्ट करके सिस्टम को वो ये काम कर पाएगी। सो अगर ये काम वो कर पाएगी, और सऊदी अरेबिया जो इनिशियली बात हुई है, ये जो आपने बात की ना और रेगुलेशंस वाली, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और खौफ है। क्या जो कुछ भी हो रहा है बाईपास करके होगा? माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हमने ये देखा, नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ों को बाईपास करके किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ, बल्कि जो हुकूमत में थे वो लोग, वो मुंतखब थे या गैर मुंतखब, क्या उसके बाद आप समझते हैं कि इतनी जुर्रत ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट के जो लोग फंक्शनरीज होंगे उनमें होगी कि वो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ पनाही भी हो सकती है, लेकिन वो ये सोच के कि जी अब हमें कोई खतरा नहीं है, वो बाईपास करेंगे और मामला आगे बढ़ पाएंगे? अच्छी बात रखी है शाद साहब आपने। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई काम हम करने जाते हैं तो शायद हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूछ लेती हैं
और मैं हमेशा कहता हूं कि जो ओमिशंस हैं, जो काम हम नहीं करते, उस पर कोई भी किसी को पूछता नहीं है। ये इस मुल्क का अलमिया है इरशाद भाई कि ऐसा आप करते, अगर मैं ना काम करूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं 60 पे रिटायर होकर घर चला जाऊंगा। पर वो अच्छे लोग जो कि काम करते हैं उसके बाद माजरत के साथ शायद बहुत तकलीफ में रहते हैं। बट SIFC एक विंडो ऐसी है, उस विंडो में चूंकि एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, उस विंडो को कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा एम्पावर कर दिया गया है और उसको कई चीज़ों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के ऊपर रख दिया गया है, बल्कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को वो बुलाकर पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो थोड़े से उधर हल्के होंगे या ऐसे होंगे कि वो कम से कम जो प्रोजेक्ट्स जिनको 28 प्रोजेक्ट्स जिनको लेके वो चले हैं उनको रोकेंगे नहीं। ये मोमेंट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कम से कम $5 अरब आई करना चाहिए हर साल अगले 5 साल के लिए। इसके ये जो FDI के मद में गुफ्तगू कर रहा हूँ, और ये 2 सेक्टर पैसे मांगते भी हैं। एग्रीकल्चर बड़ी डिस्ट्रेस में है, यील्ड्स बड़ी कम है, मैकेनाइजेशन है नहीं, कॉर्पोरेट फार्मिंग है नहीं, मिनरल्स पड़े हुए हैं, पर मिनरल्स बड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ है। पाकिस्तान में मैं कभी भी ये वर्ड्स नहीं यूज़ करता सिल्वर बुलेट और ये, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर अगर कोई थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट है ना, आप तो वो शायद आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की है, क्योंकि इसमें पैदावार बेहतर साल 2 साल में होना शुरू हो तो $10 अरब की इंपोर्ट टूट जाएगी, थोड़ी सी एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे, थोड़ा सा नशो नमा बेहतर हो जी। तो मतलब थोड़ी सी उम्मीद बांधे जा सही। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया है। बहुत डिटेल और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन आपकी डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।